दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दोस्त ब्रह्म त्रिपाठी आज एक और परमवीर चक्र विजेता के बारे में बताने जा रहा है। इसको ध्यान से आप लोग सुनिए। ये परमवीर चक्र विजेता हैं लांस नायक करम सिंह। इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इनाम लिया है और देश की आज़ादी के बाद यही एक ऐसे आदमी हैं जो जिंदा रहते हुए परमवीर चक्र भी लिया है। बाकी लोगों को तो वीर गति प्राप्त होने के बाद मिला है। तो ब्रिटिश राज्य में भी लेते हैं और आजाद हिंदुस्तान में भी सर्वोच्च पुरस्कार सेना का जो है परमवीर चक्र देते हैं। आप सोचिए कि कितने हिम्मती वाले हैं और क्या कारनामा इन्होंने किया होगा। अब दोस्तों, इनके बारे में हम बात करते हैं। इनका जन्म पंजाब में बरनाला सेना में इनका जन्म 15 सितंबर 1915 में हुआ था। इनके पिता उत्तम सिंह थे, खेतीबाड़ी करते थे और ये भी जो है प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही की और उसके बाद अपने पिताजी के साथ काम में हाथ बटाने लगे। आप लोग जानते ही हैं कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और 1939 में द्वितीय विश्व हुआ था। 2 विश्व युद्ध हुए हैं। तो जो प्रथम विश्व युद्ध में इनके गांव के, क्योंकि पंजाब के थे, अब पंजाबी तो लड़ाकू होते ही हैं, सेना में बहुत ज्यादा हैं, सिख रेजिमेंट है, सिखलाई है, कभी ये भागते नहीं हैं। वैसे तो हिंदुस्तान की कोई फौज हमारी नहीं भागती है। तो ये लड़ाकू हैं और ये जो है गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन सिंह, रणजीत सिंह, बंदा बहादुर, ये सब पंजाब के हैं। ये सर कटा सकते हैं पर भागते नहीं हैं। सर तो उनका जल्द कटता ही नहीं है, सर काट देते हैं। उस कौम से आते हैं, सरदार कौम से आते हैं और आज भी बड़े दिलेर होते हैं, इनको कोई डाउट नहीं है, इनकी बहादुरी पर तो कोई है ही नहीं। तो इनका जन्म हमने आपको बता दिया। उसके बाद जब इनके रिश्तेदार या गांव वाले जो सेना में भर्ती थे, जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद घर आ जाते हैं, लड़ाई खत्म हो जाती है, युद्ध की वीरता पूर्वक कहानियां जो है अपने गांव में सुनाते हैं। तो ये बालक होते हैं और जाते हैं तो वहां पर सुनते हैं, तो इनके दिलों में भी एक जोश आता है कि काश मैं भी सेना में भर्ती हो जाऊं और कुछ न कुछ मैं ऐसा कर दूं कि लोग मेरे बारे में भी बताएं। तो वाकई में दोस्तों इन्होंने कर दिया। जो मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग पहले जानते भी होंगे या नहीं भी जानते होंगे, थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, तो सुनिए आराम से, डिटेल से और तसल्ली से देखिए, पूरा वीडियो देखिए। ये अपनी पर्सनालिटी बनाते रहे, दौड़ भाग जो भी सेना में होता है करते रहे और 15 सितंबर 1941 को यह सिख रेजिमेंट की 1st बटालियन में भर्ती हो जाते हैं। और उस समय 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है। ट्रेनिंग खत्म करते ही ये बर्मा में एडमिन बॉस की लड़ाई में प्रवेश कर जाते हैं, घुस जाते हैं लड़ाई में और वहां पर अपनी शौर्य, वीरता, साहस, आचरण का अच्छा उदाहरण देते हुए जब युद्ध खत्म होता है तो ब्रिटिश सरकार इनको सेना मेडल से पुरस्कृत करती है। उसके बाद ये अपना काम करते रहते हैं। जब देश हमारा आजाद होता है तो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू जब झंडा फहराने वाले थे तो झंडा फहराने में सैनिक पीछे खड़े होते हैं, तो 5 सैनिकों का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चयन किया था। एक नाम इनका भी था, ये भी वहीं पर खड़े थे और ध्वज फहराया गया। गुरु गोविंद सिंह ने कहा ही है, चिड़िया नाल बाज लड़ाऊं, एक तय मैं 1.25 लाख लड़ाऊं। कह कि मैं ऐसा सैनिक तैयार कर दूंगा कि जो चिड़िया है ना हमारी, जो पक्षियों के बहुत बड़े दुश्मन मतलब सरताज हैं बाज पक्षी, एक चिड़िया को मैं बाज से लड़ा सकता हूं, ऐसा ट्रेनिंग दूंगा। और एक सिख को मैं ऐसे ट्रेनिंग दूंगा कि 1.25 लाख मुगलों से वह लड़ सकता है। तो इनके दिल में एक जज्बा था, क्योंकि इनके दिल में तो जज्बा 1st वर्ल्ड वॉर में जो कहानी सुने थे वहीं से जज्बा था, इसलिए मैंने भी कुछ नाम कमाना है। अब देश तो आजाद हो गया 1947 में।
556 रियासतें थी। हिंदुस्तान पाकिस्तान में हमारा देश बटा और रियासतों से कहा गया कि आप चाहे तो हिंदुस्तान में शामिल हो जाइए या पाकिस्तान में। हैदराबाद और रियासत थी जिसमें जेडके भी था, जम्मू कश्मीर। तो अंग्रेजों ने या इंडिया वालों ने पूछा, वहाँ के राजा हरि सिंह थे, मैं उनका भी ये देखिए उनका फोटो है राजा हरि सिंह का। इनसे कहा कि आप पाकिस्तान में मिलेंगे कि हिंदुस्तान में मिलेंगे। यह जो है मिलना चाहते नहीं थे, अपना अलग रियासत रखना चाहते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कश्मीर की ज्यादा जनसंख्या मुसलमान है और जम्मू की 50% हिंदू है, इसलिए मैं थोड़ा जनमत राय लेना चाहता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मुझे किस में मिलना है। यहाँ हम 15 अगस्त को आज़ाद होते हैं और सितंबर महीने में और अक्टूबर महीने में पाकिस्तान हमारे पर धावा बोल देता है। इसमें मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में मैंने बनाया है कि कश्मीरियों को कैसे रोका जाए। लड़ाइयाँ चलती रही हैं और कश्मीर के लिए 47-48 की लड़ाई 1 साल 2 महीने 2 दिन चली, जिसमें हमारे 4 लोग परमवीर चक्र विजेता हुए और कितनी सैनिक मारी गई। अब राजा हरि सिंह तो मिले नहीं। इधर से क्या हुआ कि पाकिस्तान के जो है पश्तून आदिवासी मलेशिया, ये जो है तिथवाल घाटी के अंदर से बॉर्डर लाइन उन्हें क्रॉस कर दिया, जो कुपवाड़ा सेक्टर में पड़ता था, और बहुत से गांव थे उस पर कब्जा कर लिया। आप लोग जानते ही हैं कि जब दुश्मन हमारे क्षेत्र में कब्जा कर ले, गांव पर कब्जा कर ले, तो वहां की बहू बेटियों की इज्जत बच नहीं पाती है, धन दौलत नहीं बच पाता है, तो कत्लेआम भी करते हैं, इज्जत भी लूटते हैं और खाना भी खाते हैं। जनता ने राजा हरि सिंह से गुहार लगाई। राजा हरि सिंह ने अपनी सेना भेजी, पर राजा की सेना तो आप जानते ही हैं कैसी होती उस समय पर, सारे युद्ध तो अंग्रेज लड़ते थे। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो राजा हरि सिंह घबरा करके पंडित जवाहरलाल नेहरू को टेलीग्राम देते हैं कि मैं हिंदुस्तान में मिलना चाहता हूँ, मेरे यहाँ कबीलाई पाकिस्तानी जो अटैक कर दिए हैं, मेरी रक्षा कीजिए। तब हमारी सेना जो है क्या कहते हैं कश्मीर जाती है। उस समय दोस्तों एक चीज और बता दूं, कश्मीर जाने का कोई रास्ता नहीं था। जम्मू से आगे जितनी पहाड़ियां हैं सब पैदल गडेरिए जा सकते थे, सेना नहीं जा सकती थी क्योंकि रास्ता बने नहीं था। अंग्रेजों के जमाने में देश की आजादी के समय पर दिल्ली से हम लाहौर जाते थे, लाहौर से फिर हम श्रीनगर जाते थे, इससे पहले कोई रास्ता नहीं था। रास्ता एक था कि हवाई जहाज के रास्ते दिल्ली से सीधे आप जो है श्रीनगर चलिए। उस समय भी एयरपोर्ट बहुत कच्चा था, चलिए उसको तो बात छोड़िए। अब क्या होता है कि जब इन्होंने मदद मांगी और जब हुआ तो 23 मई 1948 को 1st बटालियन सिख रेजिमेंट श्रीनगर पहुंचती है और उसके बाद तिथवाल पर कब्जा कर लिया जाता है। जब तिथवाल पर कब्जा कर लिया जाता है, इनको पीछे खदेड़ दिया जाता है, तो सिख रेजिमेंट की 1st बटालियन में कंपनियां, सैनिक तो जानते हैं कि 4 कंपनी होती है, अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा ABCD, और उसमें जो है फिर एक हेडक्वार्टर होता है। तो एक कंपनी में 200-250 लोग होते हैं, 300 के करीब होते हैं। फिर उसके अंदर प्लाटून होती है, प्लाटून के अंदर फिर सेक्शन होता है। तो एक सेक्शन में 15-20 से ज्यादा आदमी नहीं होते हैं। तो ये हमारे लांस नायक करम सिंह तिथवाल में एक सेक्शन लेकर के फॉरवर्ड ब्लॉक पर डट गए और उनको भगाया, और तब तक रहे, रोज छुटपुट चलता रहा। पाकिस्तान ने सोचा कि हम जो है इनके ऊपर बहुत तगड़ा अटैक करें। अभी तो मलेशियाई थे, आदिवासी थे, लेकिन अब उनके गुप्त रूप से उनके सैनिक जो मलेशिया ड्रेस का, मैं अभी फोटो आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यही है फोटो, तो वो जो है घुस गए थे। अब देखा कि पाकिस्तान के अब हम किस तरह से करें, तो वो ओपनली लड़ाई में आ गया और अपने टैंकों के साथ, अपने आर्टिलरी के साथ एक ब्रिगेड का अटैक इसने 13 अक्टूबर 1948 को ईद उल हजार, मतलब उनका एक त्योहार था, उस पर अटैक किया। और इसका मकसद था कि तिथवाल के जो नॉर्थ में रिच माल गली है उस पर कब्जा कर ले कि वहां से हम श्रीनगर जा सकते हैं, और पूरब में जो है नस्ताचूर है और रास्ता श्रीनगर जाने के लिए हमको आसान रहेगा। उसने अटैक किया। अब दोस्तों जब ब्रिगेड हमला करता है तो उसके अंदर तोपखाना भी है, उनके साथ मोटर्स भी है फायर करने के लिए, प्लेन एरिया होता तो आर्मर्ड भी लग जाती। तो अब उसमें क्या हुआ कि एक गोलाबारी उधर से शुरू हो गई आर्टिलरी के द्वारा। जो आपने सुना होगा कि इंडिया के पास बोफोर्स तोप है,
भगाया गया था। उसी तरह से उनके पास भी और तोपों से पहले क्या करती इन्फेंट्री कवर फायर दे करके उस एरिया पर, मतलब चिड़िया भी जिंदा न रहे, और इतने गोले डाल देती कि लोग मर जाते हैं, और फिर यहाँ से इन्फेंट्री बटालियन दौड़ करके जा करके कब्जा कर देती है। ये प्लान करके इसने जो है 13 अक्टूबर को फायर ठोक दिया। हमारे जवान जो है बैंकर, वे देखिए बैंकर है, ऐसे छुपे रहते हैं, यहाँ से फायरिंग करते रहते हैं, लेकिन जब आर्टिलरी का गोला, मोटर्स का गोला दना दन गिरता है तो बैंकर्स भी साथ नहीं देते हैं और भी ध्वस्त हो जाते हैं। अब जो है फायर आने लगा। हमारे लांस नायक करम सिंह एक बैंकर से दूसरी बैंकर, दूसरी बैंकर से दूसरी बैंकर, बैंकर क्या ट्रेंच होता है, बैंकर भी होते हैं, ट्रेंच भी होता है। बैंकर से तो पूरी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, असली लड़ाई तो ट्रेंच से होती है। एक एल टाइप पर ट्रेंच, एक आई टाइप का, एक डब्ल्यू टाइप का। तो उसमें क्या किया, यदि सामने गोला गिर गया तो आप इधर बच जाएंगे, लेकिन गोला यदि ट्रेंच में गिर गया तो फिर बचना मुश्किल ही है, फिर तो जय सीताराम जय जय राम हो जाता है। अब उनके टुकड़े लगे, क्योंकि यदि 2 फीट पहले ही गोला गिर गया तो जो बैंकर है वह आई है तो गोल हो जाता है, मतलब पूरा ही घुमा देता है, कुआं की तरफ बना देता है, जो है वो मारे जाते हैं। तो इनके संचार व्यवस्था भी टूट गई, इनके बैंकर भी नष्ट हो गए, इनके ILW टाइप के जो मोर्चे थे वो भी नुकसान होने लगे। तो ये और इनके सैनिक अपने LMG से, अपने ग्रेनेड से जैसे पाकिस्तानी आते थे या धुआंधार फायर करते थे, धुआंधार मारते थे, क्योंकि इनको तो मारना ही था हर हालत में। इतना तेज करते थे कि मुल्ला भाई आए और जब भयंकर मार चली तो मुल्ला भाई भाग जाए। अब मुल्लाओं में खासियत और बता दूं, पाकिस्तानियों में, मैं मुल्ला सब बोल रहा हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये है ही इस कैटेगरी के। हमने तो कभी अटैक किया नहीं, हम तो आजाद हुए तो अपना देश की आर्थिक व्यवस्था देख रहे थे कि कहाँ से रोटी लाएं, कहाँ से रोजी लाएं, कहाँ से मकान लाएं, कहाँ से कपड़ा लाएं, क्योंकि अंग्रेज जब गए थे तो एक सुई का कारखाना भी हमारे पास छोड़ करके नहीं गए थे, और इनको तो देश लूटना था, क्योंकि इनका पुराना इतिहास है। मोहम्मद गौरी आया तो उल्टा सीधा किया, हम तो नहीं लूटे, लेकिन रोज आते लूटते हैं। फिर बाबर आया, फिर इब्राहिम लोदी को किया, और फिर इनके सबके बाप आ गए अंग्रेज, अंग्रेजों ने तो खूब लूटा। तो ये कश्मीर जीतने का प्लान बना रहे थे। अब जोर जोर से मतलब फायरिंग शुरू हो गई, और उसके बाद जो है उसमें तो 8 बार इन्होंने 7 बार पाकिस्तान की जो लहर आई थी, लहर का मतलब है एक दस्ता आया, भाग गया, मारे गए, फिर दूसरा दस्ता आया, इसी तरह से 8 बार आए, और 7 बार तो इनको भागना पड़ा, और एक दस्ता ऐसा था जो हमारी कुछ एरिया पर कब्जा करके बैठ गया। अब दूरसंचार व्यवस्था हट गई, हमारी तोपखाना लगी नहीं थी। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने अपने साथियों को हौसला बढ़ाया और कहा कि सोनिहाल, सत श्री अकाल बोल करके अपनी बंदूक में बैनेट लगे और दौड़ गए। मतलब 150 मीटर की दूरी पर लोग बैठे थे, और कूद करके बैनेटों से मार मार करके और पाकिस्तानी सैनिकों को एकदम नेस्ताबूद कर दिए, एक भी खत्म हो गया। और इनकी बहादुरी का किस्सा ऊपर तक गया, जो बचे थे सब कहे कि हाँ, एक कमांडर हमारे थे, और इनसे, इनके दिल में तो डर नाम की चीज नहीं है, इन्होंने कुछ कर गुजारा। बताइए, 8 हमले को, एक हमला था उस पर काबिज हुए, उसको भी इन्होंने पलट दिया और अपने ऊपर कब्जा भी ले लिया। तो पाकिस्तान को तिथवाल घाटी से आगे रिच माल की तरफ बढ़ने नहीं दिया, और पूरब की तरफ जो था नफ्ताचूर को तो बढ़ने नहीं दिया, और नहीं तो कितने को मार करके जन्नों में भेज दिया। उस रिपोर्ट लगी दिल्ली तक बटालियन के द्वारा, और हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद ने इनको परमवीर चक्र दिया। नौकरी करते रहे, और 20 सितंबर को ये जो है 1969 में सूबेदार बने, सूबेदार मेजर बने, ऑनरी कैप्टन बने, और जो सेवा हमारी होती है जितने साल की, उस पर आदमी रिटायर हो जाता है, रिटायर हो गए। और 1993 तक अपने गांव चले गए, गांव में रहे, खेती बाड़ी करते रहे, और अपने बच्चों के साथ रहे, और उसमें कोई जो है वो नहीं था। और लास्ट में 1993 में 20 जनवरी 1993 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके बच्चे भी हैं, और जब हमने जहाँ से ढूंढा वहाँ पर था कि इनकी
पत्नी दयाल कौर भी जिंदा थी और 77 साल की उम्र थी। तो दोस्तों, मुझे करना है, मुझे कर गुजरना है। तो उन्होंने कर लिया और करके गुजर गए और वो नाम कमाया जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में किसी ने नाम नहीं कमाया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई में सेना मेडल अंग्रेजों की तरफ से लेते हैं और 1948 की लड़ाई में ये जो हमारी भारत सरकार से वो भी जिंदा लेते हैं। और एक भी पाकिस्तान को हिंदुस्तान की 1 सेंटीमीटर क्या मिलीमीटर जमीन पर कब्जा कर दे, ये सरदार जी नहीं देते हैं। ऐसे सरदार को जिंदा ही परम वीर चक्र दिया जाता है। अब तो नहीं हमारे बीच में, मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि ऐसी जज्बा हमारे सबके पास तो है। ऐसी बात नहीं हमारे सैनिकों के पास जज्बा नहीं है, लेकिन कर गुजरने के लिए मौका नहीं मिलता है। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।